हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो अब पॉलिटी की क्लास हम वापस स्टार्ट करें। पिछले काफी दिनों से शायद आप इंतजार कर रहे थे, थोड़े ज्यादा टाइम हो गया, वापस क्लास नहीं आई। हमने भाग 4 का कंप्लीट कर लिया है और आज हम भाग 5 स्टार्ट करने वाले हैं। भाग 5 शुरू हो गया। देखो, पॉलिटी की बात करें तो भाग 3 बहुत महत्वपूर्ण होता है। मूल अधिकार मैंने उस समय भी बताया था, उससे फिक्स है कि हर एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें भाग 5 की, ये भी अपने आप में उतना ही इंपॉर्टेंट है। भाग 5 से डेफिनेटली जहां पॉलिटी है मतलब वहां से सवाल आना ही आना है। भाग 3 और भाग 5 को भी आपने अच्छा कर लिया तो समझ लो कि आपने 50% पॉलिटी, जो भी छोटे एग्जाम है उसमें 50% पॉलिटी आपने कवर यहां पर कर ली। तो आज हम भाग 5 ही शुरू करने जा रहे हैं। भाग 5 का नाम है द यूनियन, संघ की बात हम यहां पर करेंगे। ठीक है, भाग 5, टोटल भाग आपको पता है कि टोटल 22 भाग है, उसमें से हम भाग 5वां पढ़ने जा रहे हैं। द यूनियन इसका नाम है, संघ इसका नाम है। अगर मैं टोटल आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल कुल मिलाकर 100 आर्टिकल इस भाग में है। अनुच्छेद 52 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अनुच्छेद 52 से यहां पर स्टार्ट होगा और अनुच्छेद 151 तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 52 से लेकर 151। हमने 51 कब तक पढ़ लिया? 52 से स्टार्ट होगा, 151 तक चलेगा। ध्यान रखना ये 99 नहीं है, क्योंकि 52 को भी काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 100। आज जो हम पढ़ने वाले हम 52 से 60 पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 52 से 60 लिखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाग 5। देखो, भाग 5 की बात करें, भाग 5 संघ द यूनियन 52 से लेकर 151। ये जो भाग 5 है ये भी 5 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें से अध्याय 1 कार्यपालिका हम पहले पढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले हम जो 5 अध्याय है वो कौन कौन से उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भाग 5, थोड़ा सा मैं इसको आपको डिफाइन कर देता हूं ताकि आगे समझने में आपको आसानी रहेगी। हम भाग 5 पढ़ने वाले हैं, इसमें 5 अध्याय कुल हैं। वो 5 अध्याय कौन कौन से हैं देखते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे उस पहले अध्याय का नाम है कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। दूसरा जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उसको हम कहेंगे विधायिका। तीसरा जो चैप्टर हमारा होगा उसको हम नाम दे सकते हैं अध्यादेश। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो तीसरा चैप्टर होगा। ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आएगा न्यायपालिका। और नंबर 5 पे जो हमारा रहेगा वो होगा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो, कार्यपालिका, थोड़ा अनुच्छेद भी देख लेते हैं। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका की बात करें तो अनुच्छेद, फिर आगे 79 टू 122 हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। अध्यादेश आपको पता होगा, अध्यादेश का जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 123 है। तो अनुच्छेद 123 केवल एक आर्टिकल इस अध्यादेश से संबंधित है। न्यायपालिका की बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट आएगा। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से चलेगा, अनुच्छेद 124 से लेकर 147। और सीएजी की बात करें तो सीएजी चलेगा अपने अनुच्छेद 148 से लेकर 151। तो देखो, 5 अध्याय हमने बांट दिया, कार्यपालिका, विधायिका, अध्यादेश, न्यायपालिका और सीएजी। इन सबके आर्टिकल्स भी हमने बांट दिया, 52 से 78, 79 से 122, अनुच्छेद 123, 124 से 147, 148 से 151। अब देखो, टोटल 100 आर्टिकल है। आपको कंप्लीटली यहाँ पर आप देखो कि क्लासिफिकेशन हो गया। और आप याद रखना और ज्यादा आसान हो जाएगा कि जब हम 52 से 78 की बात करें, इसका मतलब कार्यपालिका में ही आए। कार्यपालिका का मतलब है हम इसमें राष्ट्रपति बात करेंगे, इसमें उपराष्ट्रपति बात करेंगे, इसमें मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री बात करेंगे और इसमें महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे। विधायिका में आता है संसद और संसद से जुड़े जो भी पदाधिकारी है और उसके बारे में आर्टिकल। अध्यादेश का एक ही आर्टिकल है जो अध्यादेश से संबंधित 123, 124 से 147 आर्टिकल आ रहे हैं। मतलब हम न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहां पर बात करेंगे। 148 से 151 के बारे में बात आ रही है, इसका मतलब सीएजी के बारे में बात हो रही है। कार्यपालिका में आप देखिए इनका वर्क क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले विधायिका में आता है संसद। ठीक है, संसद का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना, ये होता है संसद। सर्वोच्च पंचायत है, कानून का निर्माण करना इसका काम होता है। कानून का लागू करने का काम किसका होता है? लागू करेंगे एग्जीक्यूटिव। तो इसको हम कह सकते हैं ये कानून को लागू कर, एक तरह से सरकार यही है, कानून को लागू करना। कानून, नियम, विनियम सारे जो भी हैं, तो कानून को लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। क्लियर है? तो कानून को निर्माण करना विधायिका का काम है,
कानून को लागू करना सरकार यानी कार्यपालिका काम है। अध्यादेश क्या है, इसको हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का अस्थायी कानून है। क्या कह सकते हैं इसको, ये भी कानून ही है। जब संसद जो है, संसद का कोई भी सदन संचालित नहीं हो रहा हो, तब राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अस्थायी कानून ला सकता है, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं। तो एक प्रकार का ये अस्थायी कानून ही है, संसद के अनुपस्थिति में ये काम करता है। तो अस्थायी कानून कर सकते हैं। आगे हम इसके बारे में, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। न्यायपालिका का काम क्या है, देखो हमने कहा कि ये कानून का निर्माण करता है, ये कानून को लागू करता है, ये अस्थायी कानून है। न्यायपालिका का काम है कि वो कानून की व्याख्या करे कि संसद ने जो कानून बनाया है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं संविधान की, कानून की व्याख्या करने का काम किसकी है। तो हम चाहे कानून कहे चाहे संविधान भी कह दे, ठीक है, उसकी व्याख्या करने का काम किसका है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। तो संविधान की व्याख्या करने का इसका मुख्य काम है। इसके अलावा देखो न्यायपालिका है तो न्याय का काम तो इसका है ही है। अब लास्ट में आता सीएजी, ये क्या काम करता है, ये भी आप देखो कि भाग 5 संघ का सरकार का हिस्सा है, ठीक है। तो ये काम देखो, इसका काम है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, सरकार का सारा हिसाब किताब ये रखता है। सरकार है, सरकार के बहुत सारा पैसा आता है सरकार को टैक्स के द्वारा, और सरकार वापस बहुत सारा पैसा खर्च करती है। तो सरकार का हिसाब किताब रखने का काम सारा इसका है। ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग यानी लेखांकन और अंकेक्षण कह सकते हैं, सामान्य भाषा में कह सकते हैं सरकार का हिसाब किताब रखना इसका काम है, लेखांकन एवं अंकेक्षण। तो मेरे ख्याल से आपको पांचों चैप्टर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे समझ में आगे होंगे। 5 पार्ट है, वापस पढ़ लेते हैं। 5 अध्याय कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका, अध्यादेश, न्यायपालिका और सीएजी। आर्टिकल की बात करें तो 52 से 78 कार्यपालिका पढ़ेंगे। विधायिका की बात करें 79 टू 122 बात। यहाँ पर अध्यादेश की बात करें तो 123, न्यायपालिका की बात करें तो 124 से 147 और सीएजी की बात करें तो 148 से 151। काम क्या क्या है ये भी हमने बता दिया। कानून का निर्माण कौन करता है, विधायिका। लागू कौन कराता है, कार्यपालिका। अध्यादेश क्या है, अस्थायी कानून है। न्यायपालिका काम न्याय करना और कानून और संविधान की व्याख्या करना, और सीएजी काम है 148 से 151। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ऐसा कर लेते हैं, अब यहां पे हम पढ़ना शुरू करते हैं एक एक चैप्टर। तो हम सबसे पहले यहां पर पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका, अध्याय 1 से स्टार्ट करने वाले कार्यपालिका। यहां पर हमने पढ़ा है अभी 52 से लेकर 78 तक, क्लियर है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 से हम स्टार्ट करेंगे, और 52 में पहला आर्टिकल जो 52 है उसमें लिखा हुआ भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो हम इस क्लास में राष्ट्रपति के बारे में शुरुआत करें, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले। देखो यहाँ पर अनुच्छेद 52, मैंने एक साथ सारे आर्टिकल लिख दिया। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफली राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करें, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो पहले तो कुछ बेसिक सवाल यहां से पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति, सवाल आता है भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है। छोटे एग्जामों में इस तरह के कई सवाल पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है भारत का प्रथम नागरिक। देखो वास्तव में कैसे काउंट करेंगे प्रथम नागरिक, नॉर्मली जब जनगणना भी शुरू होती है तो पहला जो नाम लिखा जाता है वो राष्ट्रपति का ही होता है, प्रथम नागरिक माना जाता है। तो भारत में ये प्रथम नागरिक का कंसेप्ट है। अमेरिका की बात करें तो वहां प्रथम नागरिका का भी कंसेप्ट है, प्लस फर्स्ट लेडी का भी कंसेप्ट है। जो राष्ट्रपति की पत्नी होती है उसे फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है। उसका देखो नाम भी है, प्लस उस पद के कुछ दायित्व भी है। हालांकि भारत में इस तरह का कोई भी न तो पद दिया गया है न कोई पद का दायित्व दिया गया है। भारत में राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है उसको फर्स्ट लेडी नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को यहां पर दिया गया राष्ट्र का प्रथम नागरिक। इसके अलावा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का एक सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है, तो इसका भी आंसर होगा राष्ट्रपति। ये एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है। बहुत सारे संविधान में बहुत सारे पद है, उसमें जो सबसे ऊंचा पद दिया गया है प्रोटोकॉल में जो सबसे नंबर 1 पर आता है। जितने भी संवैधानिक पद है उसमें से प्रोटोकॉल में जो सबसे नंबर आता है, हाईएस्ट जो पोस्ट है वो राष्ट्रपति के भारत में यहाँ पर संविधान में दी गई है। तो देखो सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, राष्ट्रपति। राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है, राष्ट्रपति। एक बार अगर हम देखे जाए तो हमें लगता है राष्ट्रपति जो है एक रबर स्टाम्प की तरह काम करता है। इस तरह का सवाल भी पूछा गया कि उसका काम कुछ है नहीं वास्तव में देखा जाए, क्योंकि भारत में सर्वे सर्वा देखा जाए शासन का तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन देखो संविधान की जब हम बात करेंगे, जब हम एग्जाम की बात करेंगे, तो उसमें जो ज्यादातर आर्टिकल है वो किसके नाम से लिखे हुए हैं, राष्ट्रपति के नाम से लिखे हुए। प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कम बातें लिखी हुई, 3 आर्टिकल हम केवल पढ़ेंगे यहाँ पर।
सारी बातें जो लिखी हुई, सारी पावर जो लिखी हुई, वो किसके नाम से लिखा हुआ है? राष्ट्रपति। सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से लिखा हुआ। बस एक आर्टिकल आगे आके जाकर बात चेंज कर देगा कि राष्ट्रपति अपने जो भी काम करेगा वो प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। एक आर्टिकल ने सारी पावर जो है वो शिफ्ट कहां कर दी? प्रधानमंत्री के ऊपर। बाकी संविधान की बात करें तो संविधान में सारी की सारी जो पावर्स, सारे जो काम लिखे हुए हैं वो किसके नाम से लिखे हुए हैं? राष्ट्रपति के नाम से लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम राष्ट्रपति को संसद का एक भाग भी कह सकते हैं। संसद का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। किसी भी कानून का निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक लोकसभा से, राज्यसभा से पास होने के बाद भी उस पर राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं कर देता है, कोई भी कानून नहीं बनता। तो संसद में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं है, संसद का एक अनिवार्य अंग है राष्ट्रपति भी, क्योंकि उसके हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। हम कार्यपालिका का टॉपिक पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। सवाल आएगा, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन औपचारिक प्रधान कौन है? संवैधानिक प्रधान कौन है? वो राष्ट्रपति है। क्लियर है? क्योंकि सारे काम जो प्रधानमंत्री करता है वो राष्ट्रपति के नाम पर करता है, तो औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति हुआ। इसके अलावा उसको देश का मुखिया भी कहा जाता है, एकता और अखंडता का प्रतीक भी उसको माना जाता है, क्योंकि संविधान को और देश को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का दायित्व भी राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये फैक्ट्स जरूर याद रख लेना, कई बार एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब हम यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, सारे आर्टिकल को देख लेते हैं। 52 से लेकर 60 आज हम पढ़ने वाले। मैं एक साथ पहले ब्रीफ में बता देता हूं, फिर इसको डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? 52 से शुरुआत हो रही है इस अध्याय की। 52 में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का उल्लेख कि भी राष्ट्रपति होगा इस देश का, वो कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52 में। क्लियर? अनुच्छेद 53 क्या कहता है? 53 में लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि सारे काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 53 में यहां पर लिखी हुई है। फिर इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कौन करेगा, यहां से बात आती है। तो अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कौन राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। 55 कहता है कि चुनाव की, निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी, किस तरीके से उसका सिस्टम होगा, किस तरह से उसका चुनाव होगा, उसके बारे में। चुनाव हो जाने के बाद राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, उसका कार्यकाल कितना होता है, वो अनुच्छेद 56 में यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 57 में चुनाव हो गया, क्या वापस दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है, क्या पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में क्या लिखा हुआ है, वो अनुच्छेद 57 में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं, अर्हताएं चाहिए, वो इसमें। फिर चुनाव जीत जाता है, उसके बाद पद पर रहने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, वो शर्तें 59 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 60 बहुत, देखो ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, मिलान करने के लिए पूछा जाता है। 54, 55, 56, 57 और आगे दे दी जाते हैं अलग अलग करके, और मिलान करना होता है। ठीक है, 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, जो हम अनुसूची 3 पढ़ते, ओथ के बारे में, शपथ, उसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, विशेष आर्टिकल में किया गया। वो आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात अनुच्छेद 56 में लिखी हुई है। कई बार 56 में और 61 में कंफ्यूजन होता है। 56 और 61, देखो महाभियोग शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? तो शब्द का उल्लेख हमें अनुच्छेद 56 में मिलता है। 56 में क्या लिखा हुआ है? उसकी पदावधि 5 साल की होगी, लेकिन 5 वर्ष पूर्व भी उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग शब्द का उल्लेख कहां मिलता है कि उसको महाभियोग से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 56 में मिलता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, उसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो प्रक्रिया पूछा जाए तो अनुच्छेद 61, और महाभियोग शब्द का उल्लेख पूछा जाए तो अनुच्छेद 56। इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। और लास्ट में हम अनुच्छेद 62 के बारे में आज पढ़ेंगे कि आकस्मिक रिक्ति, ये भी यहाँ पर हम देख लेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया और ये आकस्मिक रिक्ति, ये हम बाद में देखेंगे। आज यहाँ तक हम 60 तक हम पढ़ने वाले, ये थोड़ा सा डिटेल में हम 61 और 62 को बाद में देख लेंगे। 62 में आता है आकस्मिक रिक्ति, मतलब अगर अचानक से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं। संविधान में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अचानक से मान लो उसने खुद पद त्याग कर दिया हो या उसकी मृत्यु हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हम पढ़ने वाले। तो देखते हैं, एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में से सिंपल से एक लाइन लिखी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर? 53 की बात करते हैं। 53 में आप देखो यहाँ पर 2 बातें लिखी हुई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ यानी यहाँ पर संघ सरकार की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जो सारी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होंगे। इसका मतलब सारे जो काम होंगे केंद्र सरकार के, वो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं
या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ध्यान रखना, भारत के जो संविधान में जो सिस्टम बना रखा है उसमें वो स्वयं कभी नहीं करता। लिखा हुआ है कि स्वयं कर सकता है। कब कर सकता है? जब सरकार पावर में नहीं होता है तब उसके पास कुछ अधिकार होते हैं। जब सरकार एक बहुमत की सरकार होती है तब वो स्वयं कभी नहीं करता है, हमेशा अपने अधीनस्थ अधिकारी यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। क्लियर है? और इसी में एक बात और लिखी है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। ये बात कहां लिखी हुई? ये इसी में लिखा हुआ अनुच्छेद 53 में कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश आदेश देने का अधिकार राष्ट्रपति में ही निहित होता है। पर ध्यान देना, ये भी वो जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, अपनी इच्छा से। देखो सवाल में हम पढ़ेंगे तीनों सेनाओं का कमांडर है, मतलब सेनाओं को युद्ध का आदेश वही देता है, युद्ध को रोकने का आदेश भी वही देता है, लेकिन कभी भी अपने विवेक से वो कार्य नहीं करता है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति के सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होते हैं। आगे देखिए अनुच्छेद 54 की हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 54, अब बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एक निर्वाचक मंडल होते हैं। जनता इनका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करती है। जैसे जो संसद में सांसद बैठते हैं उनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष वोट देकर करती है। विधायक का चुनाव होता है, जनता प्रत्यक्ष आती है। सरपंच का चुनाव होता है, जनता प्रत्यक्ष देती है। लेकिन राष्ट्रपति को चुनाव हमारे यहाँ पर जनता प्रत्यक्ष नहीं देती है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं संसद में और विधानसभा में, उनके सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। उनका एक निर्वाचक मंडल बनता है, वो निर्वाचक मंडल चुनता है। तो देखते हैं इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ध्यान रखना, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता से नहीं चुने जाते हैं, फिर भी राज्यसभा राज्य को जो डिनोट करता है उसके निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो इसका मतलब संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा उसके केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ध्यान देना परीक्षा में सवाल कैसे आएंगे, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी नहीं लेते हैं। सभी का मतलब इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। राज्यों की विधानसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य या अनिर्वाचित सदस्य कह सकते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते। किस किस राज्यों में जो है विधान परिषद भी है, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा संसद के दोनों सदन हो गए, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। इसके अलावा ऑप्शन में यह भी आएगा कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो बिल्कुल लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। 1992 में ही दिल्ली की विधानसभा बनी थी। हालांकि पुडुचेरी की विधानसभा बहुत पहले से चल रही है, लेकिन उस समय अधिकार नहीं था। 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। मतलब दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा जो कि संघ राज्य क्षेत्र में आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, उसके में विधानसभा भी है, वहां के सदस्य भी भाग लेते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा हम समझ लेते हैं कि जहां पर भी विधानसभा है उन सबके विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर हो गया? तो सारे लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा उसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य या अनिर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया? जनता राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है, इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं इस निर्वाचक मंडल में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 55, जो समझने वाला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसे है, सिस्टम कैसे होता है, वो हम समझना। यहां पर थोड़ा सा समझने वाली चीज भी है ना। कई बार ये जो पद्धति है वो समझ में नहीं आती भी कैसे चुनाव होता होगा। तो मैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो भी थोड़ा सा आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। देखो पहली चीज, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, ये तो अभी हमने देख लिया है, जनता सीधे नहीं चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और वो उस तरह से चुनते हैं। इसके बाद एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व में 3 टाइप होते हैं। तो उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली व गुप्त मतदान द्वारा होता है। देखो गुप्त मतदान तो आप समझ गए कि जो वोट कर रहे हैं वो किसी को दिखाते नहीं किसको वोट करें, ये तो सिंपल सी बात है।
यहाँ जो समझने वाले की आनुपातिक प्रतिनिधित्व का ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कैसी होती है वो समझने वाली है, वो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मान लो कि राष्ट्रपति में देखो कितने उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जो भी राष्ट्रपति के लिए शर्तें पूरी कर रहा है, और इसके अलावा 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक चाहिए, वो जो ला सकता है वो राष्ट्रपति के यहाँ पर चुनाव में भाग ले सकता है। अब देखो अगर 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है किसी को। लगभग राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए जो टोटल वोट का मूल्य है उसके 50% प्लस 1 वोट भी मिल जाए तो वो व्यक्ति चुनाव में जीत जाता है। यहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी वयस्क मताधिकार जो होता है उसमें जो बहुमत मिलता है, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कहा जाता है, मतलब जो जिसने बहुमत हासिल कर लिया वो जीत जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि जिसके सबसे ज्यादा वोट है वो जीत जाएगा, नहीं, या एक निश्चित वोट प्राप्त करना होगा। बाकी देखो आप लोकसभा में विधानसभा के चुनाव में तो क्या होता है, जैसे मान लो कि 10 लोग खड़े हो गए और जो सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है अगर उसको 10% वोट भी मिल रहे हैं या 15-20% वोट भी मिल रहे हैं, ठीक है, भले 15% 20% वोट मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो सबसे ज्यादा है तो भी वो जीत जाएगा। यानी 80% लोगों ने उसको वोट नहीं दिया फिर भी 20% लाकर भी वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ आपको 50% प्लस 1 वोट लाना ही पड़ेगा। अगर 2 कैंडिडेट ही खड़े तब तो संभावना की आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर कई बार ऐसा हो जाए कि 2 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हो जाए तब क्या होगा। मान लो देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 लोग यहाँ पर खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, अब 50% प्लस 1 वोट लेकर आना है। ठीक है, अब इसमें वोट कैसे देते हैं, जो भी सदस्य वोट देंगे, वोट कौन देंगे, हमने एक निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ा जिसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सारे निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब इसमें जो भी वोट देता है इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जो एकल संक्रमण में मत प्रणाली है उसमें किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं देता है, वो सीक्वेंस में देता है। उसके पास कोई भी व्यक्ति जिसके पास पर्ची होती है राष्ट्रपति के, चारों को नाम लिखे होते हैं, मान लो ये चारों के नाम है, वो चारों को वरीयता क्रम देगा कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये व्यक्ति है। कोई जैसे मान लो एक व्यक्ति ने वोट दिया, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ए था, उसकी अगर ए नहीं जीता तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी बी, थर्ड प्रेफरेंस मेरी रहेगी सी और चौथी प्रेफरेंस मेरी रहेगी डी। ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि वो 4 वरीयता उसको देनी होती है, सबको वरीयता उसको देनी होती है। अब मान लेते हैं कि 40% लोगों ने फर्स्ट जो ए है उसको फर्स्ट वरीयता दी है, 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बी को फर्स्ट वरीयता दी है, बाकी सेकंड वरीयता अलग हो सकती है। सी ऐसा है, मान लो कि 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सी को फर्स्ट यहां पर प्रायोरिटी दी, और कितने हो गए 40 30 70 20 90 10% बच रहे। 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने डी को फर्स्ट वरीयता पर रखी है, तो 10% वोट इसके पास आ गए। कौन जीता अब चुनाव, अभी कोई नहीं जीता, क्योंकि हमने कहा 50% प्लस 1 वोट मिलने चाहिए किसी को। यहां पर आता है सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। जब कोई नहीं जीता है तो सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें जिसको सबसे कम वोट मिले इसके वोट यहां से उसको बाहर कर दिया जाता है और इसके वोट बट जाएंगे। अब बटेंगे कैसे, क्या तीनों में बराबर बटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें यह पूछा देखा जाता है कि 10% लोगों ने डी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, इसने सेकंड प्रायोरिटी, इन 10% लोगों ने सेकंड प्रायोरिटी किसको दी है वो देखा जाता है, और जिसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है उसको वो वोट बढ़ जाता है। मान लो कि यहां पर 2% लोगों, 10 में से 2% लोगों ने बी को सेकंड प्रायोरिटी दी है, तो 2% वोट जो है वो ए के पास चले जाएंगे अगर ए को इन्होंने यहां पर दी है, और 8% लोगों ने मान लो कि इसको वोट दिए हैं, बी को सेकंड प्रायोरिटी में रखा, तो 8% वोट इसके पास चलेंगे। अब कंडीशन ये है, अब कौन जीता, अब भी इसके पास 42% हुए, इसके पास 38% हुए, अभी भी कोई नहीं जीता। तो अब इसके बाद ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक किसी को 50% प्लस 1 वोट नहीं मिल जाएंगे। अब फिर जिसके सबसे कम होते हैं उसके वोट जाएंगे, तो अब सी भी बाहर हो जाएगा और इसके वोट भी बढ़ जाएंगे। अब देखो मान लो कि यहां पर अब सी है, तो सी के 5% वोट हम मान लेते हैं, 5% वोट सेकंड प्रायोरिटी इसको दिए, बाकी कितने बचाते, 15% वोट अगर इसको दिया है तो देखो इसके टोटल वोट कितने हो गए, 45 और 53% हो गए। जब हमने यहां पर देखो पहली बार में किया नहीं हुआ, दूसरी बार में काउंट किया तब जाकर ये 53% हो जाता है। तो फिर इस प्रकार देखो पहली बार में भले इसको 40% मिले, लेकिन अब
बी को यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट मिल गए हैं, तो बी यहाँ पर विजेता घोषित हो जाएगा। इसके 47% होंगे, इसके 53%, और बी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक दूसरे चक्र की गणना सिर्फ और सिर्फ एक बार हुई है, उसके अलावा कभी जरूरत नहीं पड़ी। पहली बार में राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, कब जरूरत पड़ेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहां से मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किसको कहते हैं? सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। जो इस तरह से वोट ट्रांसफर होते हैं वो सिंगल वोट ट्रांसफरेबल कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो एक लाइन और लिखिए, जहां तक संभव हो, जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। अब मेरी बात सुनना, जैसे अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में तो हर राज्य की विधानसभा में बहुत सारे सदस्य हैं, 4000 से ज्यादा सदस्य हो जाते हैं सारे देश के विधायक को गिने तो। ठीक है, और संसद को हम गिने सांसदों को तो लगभग लगभग यहाँ पर 543 प्लस 233 ये सदस्य होते हैं। तो सांसदों की संख्या तो बहुत कम है, विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सांसद कम होते हैं, विधायक बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उनकी वोट की वैल्यू यहाँ पर बराबर की जाती है। बराबर करने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर देखते हैं। क्या है फॉर्मूला, देखते हैं। देखो, उस फॉर्मूले को लगाने के लिए, ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहां से परीक्षा में सवाल आता है। पहले विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है, फिर एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है, फिर जब सारे सांसदों का मत मूल्य और सारे विधायकों का मत मूल्य निकालेंगे, ये लगभग बराबर निकलेंगे। तो सबसे पहले विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है वो देखिए, वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। कैसे? उस राज्य की जितनी भी जनसंख्या है उसमें उस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग दे दो। जैसे राजस्थान में सारे के सारे सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं, अभी लगभग 200 सदस्य हैं, तो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन, उसमें 200 का भाग दे दो इंटू 1/1000। ध्यान रखना, मैंने गुणा का निशान लगाया। अगर मैं गुणा का निशान आ रहा है परीक्षा में, अगर गुणा का निशान आ रहा है तो 1/1000 लिखना। अगर मैं इसको भाग का निशान कर दूं फिर 1/1000 नहीं लिखना है, फिर भाग का निशान लगाते ही आपको पता है जब गुणा को भाग करते थे ऊपर चला जाता तो भाग 1000। तो अब देखो ऑप्शन में कैसे आ सकते हैं, इंटू 1000 गलत हो जाएगा, भाग 1000 सही है, इंटू 1/1000 भी सही है, भाग लगाकर 1/1000 लग रहा है तो भी गलत हो जाएगा। तो भाग लगाते हैं तो 1000 सीधा आएगा और इंटू करते तो 1/1000 आएगा। एक ऑप्शन में आ सकता है 1/100। कई बार ऑप्शन ए में दिया 1/100, इंटू 1/100 लिखा, आपको लगा यही सही है, सही कर दिया, गलत हो जाएगा, 1/1000 करना है। क्लियर है? तो ये हो गया इसका मत मूल्य। एक खास बात जो ध्यान में रखनी है कि जो राज्य की जनसंख्या है उसका आधार वर्ष अभी भी 1971 की जनसंख्या मानी जाती है। अब जो लास्ट जनसंख्या हुई 2011 उसको नहीं मानते हैं। ये 2026 तक तो यही चलने वाला है, 2026 के बाद इस पर विचार किया जाएगा इसको बदलना है या नहीं। अभी 1971 की जनगणना को आधार माना जाता है। ये नोट डाल के हमने लिखा भी है कि जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 है। क्यों है? क्योंकि देखो 1971 के बाद ये माना लगभग हम देखते हैं उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, दक्षिण भारत ने अपनी जनसंख्या को स्थिर किया है। तो दक्षिण भारत के राज्यों को क्योंकि जनसंख्या कम है तो वेटेज भी कम मिलेगा, तो उनको नुकसान नहीं हो, इस आधार पर भी 1971 का आधार वर्ष ही चल रहा है, अभी तक उसको चेंज नहीं किया है। तो इस तरह से एक विधायक का मत मूल्य निकल जाता है, फिर सारे विधायकों का मत मूल्य निकाला जा सकता है। एक का निकल जाएगा तो जितने हैं उसका निकल जाएगा। अब सांसद का मत मूल्य निकालना तो वो कैसे निकालते हैं? सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य निकाल दो और उसमें संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का भाग दे दो, एक सांसद का मत मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, टोटल सांसद के निर्वाचित सदस्य कितने? 543 प्लस 233 यानी 776 सांसदों का भाग दे दो, जितने भी विधायकों का कुल मत मूल्य जो है, तो यहां से सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। अगर हम कुछ नोट डाल के, देखो मैंने यहाँ पर बात लिखी है, कुछ एग्जाम में अगर पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करें तो राजस्थान का पता होना चाहिए। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 निकलता है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है राष्ट्रपति के चुनाव में? तो 129 निकल कर आता है। सबसे ज्यादा हम बात करें, वैसे तो अभी हमने पढ़ा कि लगभग सबका समान होना चाहिए, पर क्योंकि पॉपुलेशन में काफी डिफरेंस है तो थोड़ा थोड़ा अलग आता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 200, देखो यहाँ पर ज्यादा है इसलिए 208 इसका मत मूल्य निकल कर आता है, और सबसे कम सिक्किम का है जहां पर 7 निकल कर आता है। और एक सांसद का मत मूल्य निकालते हैं क्योंकि सभी सांसदों का मत मूल्य समान होगा, एक सांसद का मत मूल्य कितना आता है? 708। ये 2-4 फिगर है, इसको याद रख लेना, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल है, सारे विधायकों का मत मूल्य बट सारे जो निर्वाचित सांसद है उनका कुल संख्या। क्लियर? यहाँ राज्य की टोटल जनसंख्या, राज्य के टोटल निर्वाचित विधायक यहाँ पर, और इंटू 1/1000। ये फॉर्मूला याद रखना है ना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
अगर हम सारे विधायकों का कुल मूल्य निकालें इस फॉर्मूले से तो लगभग 5.49 लाख आता है, 5.49 लाख आता है। और सांसदों का कुल मूल्य निकाला है तो भी यही आता है। हमने क्या कहा कि सारे सांसदों और विधायकों का कुल मूल्य बराबर करने के लिए ही ये फॉर्मूला लगाया गया, तो बराबर बराबर ही आता है लगभग। और टोटल दोनों को जोड़े तो 10.98 लाख, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल जो वोट वैल्यू होगी वो 10.98 लाख होती है। फिर हमने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को जो है जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट चाहिए। वो 50% कैसे निकाला मैंने, ये इस फॉर्मूले से निकला। ठीक है, एक्चुअल में ये एक और फॉर्मूला है कि मतों का एक निश्चित भाग जो मैंने कहा 50% प्लस 1 होता है, वो इस तरह से आया। देखो कैसा आया, कुल वैध मतों का मूल्य, सारे वोट को अगर सारे लोगों ने वोट दिया है तो कुल वैध मतों का मूल्य कितना आएगा, 10.98 लाख। फिर यहां पर लिखा हुआ 1+1। आप कहेंगे सर 1+1 क्यों लिखा, आप सीधे डायरेक्ट 2 लिख देते। ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला थोड़ा दूसरा है, मैंने आसान भाषा में आपके लिए 1+1 लिखा है। फॉर्मूला ये कहता है कुल वैध मतों का मूल्य भाजक राष्ट्रपति भाग में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या। अब राष्ट्रपति में चुनाव में निर्वाचित कितना होगा, उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा हूं, उम्मीदवार तो ज्यादा हो सकते हैं, निर्वाचित तो एक ही होगा ना। यह फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला जो है राज्यसभा के चुनाव में भी लागू होता है, विधान परिषद में भी लागू होता है। तो राज्यसभा में तो क्योंकि निर्वाचित होने वाले सदस्य ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचित एक ही होता है, इसलिए मैंने वो नहीं लिख के सीधा एक ही लिख दिया। +1 होता है तो 1+1, इसका मतलब है ये हमेशा 2 ही आएगा। तो देखो टोटल वोट, उसमें अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 50% +1 जोड़ता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना। मैंने इसको आपको बिल्कुल सीधा बताया कि 50% +1 वोट वैल्यू ले आओ जीत जाएगा, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला ये है कुल वैध मतों का मूल्य बटा राष्ट्रपति में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 और टोटल का +1 कर दो, ये वोट टोटल हमें चाहिए। सिंपल भाषा में ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लेना। और मैंने कहा जब तक ये वोट नहीं मिल जाते हैं तब तक गणना की जाती रहती है। नोट लिख के हमने बात लिख दी है। यदि किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता में, क्योंकि हमने 4 कैंडिडेट अगर मान लो खड़े हैं तो पहली वरीयता मतलब पहली वरीयता इसको, फिर किसी ने दूसरी, इसको तीसरी, पहली वरीयता में किसी को भी 50% वोट कोई भी नहीं देते, तब दूसरे वरीयता के आधार पर मतों की गणना होती है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता। मैंने तो कहा 4 लोग खड़े हुए, मान लो कि यहाँ पर ज्यादा लोग खड़े हो गए, फिर किसी को 2%, किसी को 5%, तो सबसे कम वाला काटते जाएंगे और यहां पर बढ़ते जाएंगे और लास्ट तक चलती रह सकती है। पर सामान्यतः ऐसा अभी तक केवल और केवल एक बार हुआ है। कब हुआ है, 1969 में। केवल ऐसा कोई भी सवाल आता है जिसमें अभी तक केवल एक बार हुआ है, वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो पूछा जाता है परीक्षा में। 1969 में भारत के चौथे राष्ट्रपति जो वीवी गिरी बने थे वो इसी तरह से बने थे। उनका निर्वाचन दूसरी वरीयता के आधार पर ही किया गया था। कांटे की टक्कर थी और उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को दूसरी वरीयता के आधार पर हराया था। ये एकमात्र एग्जाम्पल हमें मिलता है, बाकी ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं। पहली बार में सारे राष्ट्रपति चुनाव अब तक जीते हैं। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 56 पर, राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। सिंपल है, ये तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति की जो है कार्यकाल जो है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। ये भी ध्यान रखना, कई बार इसी में भी कंफ्यूजन हो जाता है, सवाल कई बार घुमा फिरा के पूछते हैं, यहां से भी कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे सवाल आएगा कि राष्ट्रपति की कार्यकाल कितना होता है, हमें ये तो पता है 5 वर्ष, लेकिन जब सवाल थोड़ा सा डीप में आ जाता है कंफ्यूज होता है। सवाल आता है राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा से 5 वर्ष, चुनाव की तारीख से 5 वर्ष, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, है ना, या उसके रिजल्ट के से 5 वर्ष। एक तो होता है चुनाव हो गया, चुनाव की तारीख घोषणा हुई, चुनाव हुए और चुनाव की घोषणा हो गई कि ये राष्ट्रपति ये जीते हैं। नहीं, जीतने की तारीख से भी नहीं होता है। मान लो कि जीते नॉर्मली ये 26 जुलाई के आसपास का होता है, 26 जुलाई को उनका चुनाव का रिजल्ट आ गया, पर चुनाव के रिजल्ट से नहीं, उन्होंने 5 दिन के बाद पद ग्रहण किया, तो उस 5 दिन के बाद से वो टाइम काउंट होगा, पद ग्रहण की तिथि से काउंट होगा, न कि चुनाव की घोषणा, चुनाव के रिजल्ट की घोषणा के दिन से। क्लियर है। परंतु उससे पहले भी देखो 56 में ये तो लिखा हुआ कि 5 साल होगा, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकता है। 5 साल उसका कार्यकाल फिक्स रखा गया, लेकिन वो चाहे तो उससे पहले भी त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ये भी सवाल हो गया क्लियर कि वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। दूसरा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको पद से भी हटाया जा सकता है। पर ध्यान रखना, आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं चलाई गई है और किसी को भी हटाया नहीं गया है। राष्ट्रपति पर आज तक कभी भी ये महाभियोग नहीं चलाया गया। महाभियोग को हम डिटेल में पढ़ेंगे अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी उसको पद से हटा सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में, कुछ नोट डाल के ये पॉइंट लिखे, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी
तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। वैसे तो नियम है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव करवा लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से चुनाव नहीं होता है और 5 साल पूरे हो जाते हैं, तब वो तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अगला कोई राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति जब त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले ये सूचना किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत या सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो यहां से एक सवाल आ सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को ही क्यों दे रहा है? तो इसका डिटेल में किसी बहुत रेयर किसी मतलब मैंने किसी बुक में देखा नहीं है, मैं अपनी समझ के आधार पर बता रहा हूं। लोकसभा अध्यक्ष को क्यों दे रहा है? राष्ट्रपति देखो शासन का सर्वोच्च व्यक्ति है ना, हमारे संविधान का सर्वोच्च पद है, वो अपने पद पर नहीं है, वो उन्होंने अगर त्याग पत्र दिया है तो सबसे पहले ये माना जाता है कि हाँ, जनता का जो प्रतिनिधि है, एक तरह से लोकसभा है जनता की प्रतिनिधि, पूरे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, उसका जो अध्यक्ष है उसको यहाँ पर ये सूचना मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि डायरेक्ट एक तरह से इनडायरेक्टली ये जनता को सूचना दी जा रही है, लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना वो देता है। आगे देखते हैं, अब आता है अनुच्छेद 57। क्या राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है क्या भारत में? जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कितनी बार हो सकता है? कोई भी राष्ट्रपति एक बार वापस पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में संविधान में ये लिखा हुआ है कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 कार्यकाल के लिए ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तीसरा चौथा कार्यकाल नहीं हो सकता है। भारत के संविधान में इस बारे में क्या लिखा हुआ है? कोई राष्ट्रपति कितने टाइम तक हो सकता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो होगा वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये स्पष्ट नहीं किया गया कितनी बार हो सकता है, लेकिन इससे ये अर्थ निकलता है पुनर्निर्वाचन के लिए वो पात्र हो सकता है। एक बार राष्ट्रपति बना, पुनर्निर्वाचित हुआ, फिर राष्ट्रपति बना, वो राष्ट्रपति फिर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इसका मतलब है वो कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, अनंत बार बन सकता है, जब तक मरे नहीं तब तक बन सकता है ना, मरने के बाद तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं, एलिजिबिलिटी, योग्यताएं क्या है, उस योग्यता के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक हो। आपको कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। यहां से सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु पद की अर्हताएं क्या है? भारत का नागरिक हो। अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके अगर परीक्षा में ये लिख दें कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से भारत का नागरिक, तब देखो संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा सवाल क्यों आता है? क्योंकि अमेरिकी संविधान, हमारे बहुत सारे कंसेप्ट अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो जन्म से अमेरिका का नागरिक हो। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब उसका जन्म कहीं पर भी हुआ, अब तक वो किसी का भी नागरिक हो, लेकिन अब अगर उसने भारत की नागरिकता ले ली और भारत का पूर्ण रूप से नागरिक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये 2 अर्हताएं तो हम सब भी पूरी करते हैं, अगर आप 35 साल के हो गए तो मतलब इस तरह से भाई 35 साल तक सरकारी नौकरी की ट्राई करो, जब नहीं हो तो आप राष्ट्रपति के लिए फॉर्म भर सकते हो, है ना। 35 साल, तो 35 साल आपके लिए एलिजिबिलिटी रखी हुई है, भारत के नागरिक होने चाहिए, आप है ही है। 35 साल की आयु के बाद आप भर सकते हैं। तो फिर कठिनाई क्या है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आ रही है, तो लोकसभा का सदस्य, लोकसभा के सदस्य लिए कुछ नहीं, आपको वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए बस, बाकी एज 35 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं हो। सामान्यतः सरकारी नौकरी, सरकार से कोई लाभ नहीं ले रहा हो, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं है, 35 साल के हो गए, भारत के नागरिक हैं, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत रखते हो, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। आपको एक फैक्ट बताता हूं, कोई भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ने के लिए फॉर्म लगा देता है, अप्लाई कर देता है, अप्लाई करने पर ही Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है उस व्यक्ति को, ठीक है ना। तो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको लग रहा हो ये तो बहुत सामान्य योग्यता है, इसको तो कोई भी पूरी कर लेगा, हर कोई भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। आगे अभी हम शर्तें पढ़ेंगे, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। नोट डालकर एक बात लिखी हुई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा कोई भी मंत्री है संघ और राज्य, वो लाभ के पद के अधीन नहीं आता। सरकार से पैसा मिलता है, उसको वेतन मिलता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, लेकिन इसको लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके लिए इंग्लिश वर्ड आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कैसे?
इसका मतलब यह है कि कोई अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी वापस चुनाव लड़ सकता है, इसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कोई उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कोई राज्यपाल है, राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है। कोई मंत्री है तो मंत्री के पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है। लाभ के पद के दायरे में वो नहीं आता है। क्लियर हो गया यहां से? अब आगे देखते हैं शर्तें क्या है। अब जो हमने बात की है तो शर्तों में अभी आगे आएगा ये। भाई अर्हता है तो हमने पढ़ा कि ये तो सबके पास ही होती है, फिर तो हर कोई लड़ लेगा, नहीं। यहाँ पर कुछ शर्तें देखिए। एक तो संसद के किसी सदन अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, पर हाँ इसके लिए याद रखना कि संसद के किसी सदन अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। अगर होता है तो वो वैसे पद ग्रहण के पश्चात वो स्थान रिक्त माना जाएगा। इसके अलावा उसे लाभ क्या मिलते हैं, ये परिलाभ उसके लिखे हुए हैं, ये भी 59 में ही हमें देखने को मिलते हैं। ये राष्ट्रपति के परिलाभ क्या है, उसे बिना किराए चुकाए राष्ट्रपति भवन जो है आधिकारिक निवास उसको आवंटित होगा। संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उपलब्धियां और भत्ते जो हैं वो पदावधि के दौरान कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बढ़ा जा सकता है, कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब जो नोट डाल की जो मैंने बात लिखी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शर्त आपके और मेरे जैसे व्यक्ति आसानी से नहीं कर पाएंगे। कैसे? राष्ट्रपति का अगर नामांकन भी भरना है, फॉर्म भी भरना है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, तो उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, ठीक है। ये वाली शर्त हम पूरी नहीं कर पाएंगे। देखो ये वाली शर्त तो हर कोई पूरी कर, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से उम्र का जो भी ज्यादा का है वो, और लोकसभा का सदस्य यानी आपके वोटर आईडी में आपका नाम हो, लाभ के पद पर नहीं हो, तो ऐसे तो कोई भी पूरी कर लेगा। हमें यहां पर ये वाले में प्रॉब्लम आती है कि आपको राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 50 विधायक या 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। 50 लोगों को आप प्रस्तावक होने चाहिए, 50 या तो विधायक हो या सांसद हो, वो प्रस्ताव करेंगे कि हमारी तरफ से ये उम्मीदवार हैं। अगर आपके समर्थन में 50 विधायक हैं और 50 अलग से 50 विधायक आपका अनुमोदन करें कि हाँ, यानी 100 विधायक अगर आपका समर्थन करते हैं, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर आपके पास ये क्षमता है कि आप 100 लोगों का समर्थन ले लेंगे तो आप चुनाव में जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और साथ में 15,000 रुपए की जमानत राशि। ये बहुत पहले की पर अभी भी यही चल रही है, 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई में जमा कराते हैं। और यदि, ये भी याद रख लेना ये फैक्ट, या यदि उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो जमानत जब्त हो जाती है। ध्यान रखना 1/6 भाग, कितना बात कर रहा है, और ये सभी पर लागू होती है, राष्ट्रपति से लेकर हम सरपंच वार्ड पंच में भी यही लागू होता है। टोटल जो वेद मत है, ठीक है, उसका अगर 1/6 भाग उसको प्राप्त नहीं होता है, 1/6 भाग लगभग 16.66% आएगा। अगर इतने वोट भी नहीं मिल रहे हैं उसको, तो ये जो जमानत है वो जमानत भी जब्त हो जाती है। आप कहेंगे सर 15,000 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, 15,000 रुपए हो गए तो हो गए। यहाँ जमानत जब्त का मतलब सिर्फ 15,000 की बात नहीं है। जमानत जब्त का मतलब आपने कई बार सुना होगा, उसकी तो जमानत ही जब्त हो गई, बेइज्जती का विषय होता है, ठीक है, मतलब उसकी करारी बेइज्जती होगी, जमानत ही जब्त हो गई, तो उसको बचाने के लिए अभी प्रयास करते हैं, तो जमानत जब्त हो जाती है। उम्मीदवार अपना, ये एक नया फैक्ट है, इसको याद रखना, उम्मीदवार जो है कोई भी जो चुनाव लड़ता है राष्ट्रपति के लिए फॉर्म, ये कहां पर अप्लाई करेगा, तो उम्मीदवार अपना नामांकन जो है भरता है वो लोकसभा के महासचिव के पास। लोकसभा का जो जनरल सेक्रेटरी है, जो बड़ा पद है लोकसभा का, जो प्रशासनिक सर्वोच्च पद है लोकसभा का, लोकसभा महासचिव, जो एक तरह से वो उसको संभालने वाला अध्यक्ष होता है, लेकिन जो प्रशासनिक पद होता है वो महासचिव होता है, उसके पास जमा कराता है। और राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया 14 दिन चलती है, ये भी ध्यान रखना, ये भी फैक्ट पूछा जाता है। लास्ट आर्टिकल हम यहां पर देख लेते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ या अफर्मेशन इसको कहा जाता है, ओथ और अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन क्या है, देखो ये प्रतिज्ञान लिखा है। राष्ट्रपति, पहली बात तो देखो मैं अभी समझाता हूं प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति शपथ लेता है, शपथ दिलाता कौन है ये पूछा जाता है। देखो राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद बाकी सारे पदाधिकारियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उसके बराबर का एक अधिकारी हम मान सकते हैं। देखो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये शपथ दिलाते हैं। अगर ये उस समय ये पद खाली है या वो अनुपस्थित है, तो उनकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति नहीं दिलाते, प्रधानमंत्री नहीं दिलाते, कौन दिलाते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये दिलाते हैं। अगर ये अनुपस्थित है किसी कारण से, तो जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होंगे वो शपथ दिलाएंगे। क्या शपथ लेते हैं ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने शब्द लिखा मैं अमुक, अमुक का मतलब है यहाँ पर अपना नाम बोलेंगे, मैं फिर अपना नाम बोलेंगे, ईश्वर की शपथ लेता हूं, या फिर इसकी जगह वो ये भी बोल सकता है सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। जो हमने शपथ और प्रतिज्ञान लिखा था, प्रतिज्ञान शब्द यहाँ पर आता है। अब ये दो अलग अलग क्यों है,
ये भी इसलिए रखा गया, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष कंट्री है। पंथ निरपेक्ष का मतलब हमारा ऑफिशियल कोई धर्म नहीं है सरकार का। अब हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बोले भाई मैं तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता, तो दोनों ही व्यवस्था रखी हुई है। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप बोल सकते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। अगर कोई कहता है मैं तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता हूं, तो वो ये बोलेगा मैं सत्य निष्ठा से, मैं अपना नाम बोलेगा, फिर बोलेगा मैं सत्य निष्ठा से ये प्रतिज्ञान करता हूं, ठीक है, सत्य निष्ठा के साथ ये प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। किसका बात कर रहा है? संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। यानी वो किसकी बात कर रहा है? अपने पद के कार्यपालन करेंगे, संविधान और विधि, तीन बातें आ रही, पद के कार्यपालन करना, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहना। ये इसकी शपथ होता है। यहां से एक थोड़ा सा प्रश्न हो सकता है, ये परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण क्या होता है? थोड़ा सा इसको इंग्लिश वर्ड देखो, यहां पर आता है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, इस तरह का यहां पर वर्ड आता है। तो वैसे तो लगभग एक जैसा है, फिर लगभग एक जैसा है, तो वर्ड का थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। देखो प्रिजर्व का मतलब उसे बचाना, मतलब उसका काम है कि संविधान की और विधि की रक्षा करना, कोई उस पर हमला नहीं कर पाए, मतलब पहले से उसको प्रिजर्व करके रखना संविधान को, और उसको बचाए रखने का काम राष्ट्रपति का है। कोई हमला करता है तो उसकी सुरक्षा करने का काम किसका है? वो भी राष्ट्रपति का। और देखो ये तो है पहले से ही उसको बचा कर रखना, फिर जिस समय उसको कोशिश की जा रही है उसको तोड़ने की, करने की, संविधान को हटाने की, तब राष्ट्रपति का दायित्व बनता है कि उसको प्रोटेक्ट करें। और अगर किसी ने नुकसान पहुंचा दिया है, प्रतिरक्षण का मतलब क्या होता है? जैसे हम हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होती है ना, कि अगर आपको नुकसान पहुंच गया तो उसको वापस से ठीक करना, ये दायित्व भी किसका है? प्रतिरक्षण करना। मतलब अगर किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, ये एक प्रोएक्टिव मेजर है, ये एक रिएक्टिव मेजर है कि आपने कोई नुकसान पहुंचा दिया, उसको वापस ठीक करने का काम भी किसका है? वो राष्ट्रपति का। तो तीनों के थोड़े थोड़े से इस तरह से अलग अर्थ निकलते हैं, और ये इसकी शपथ का है। तो मेरे ख्याल से देखो 52 से 60 आज हमने पढ़े, और आसानी से सारी चीजें समझ में आ गई है। कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अनुच्छेद 61 से आगे हम पढ़ने वाले, तो मिलते हैं वापस फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।